नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है ना, वो प्रारंभ हो गया है। प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 यानी जो पहला सेट है, वो मोबाइल एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये भी आपको बोल रखा है कि हम पहले दिन मॉडल प्रश्न प्रोवाइड करवाएंगे और फिर जिसके अगले दिन हम मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथियों, उसी कड़ी में आज मैं मॉडल आंसर लेकर जो मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे, ये पांचों प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न है ना 250 शब्दों में लिखना था। तो इनका मैं मॉडल आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना, गंभीरता के साथ देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। हालांकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना। उसमें मैंने उन तमाम बातों का जिक्र किया है कि उत्तर लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, शब्दों का चयन ही तो करना पड़ता है। नॉलेज तो अमूमन सबके पास है, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। अगर ज़्यादा जानने वाले के पास प्रॉपर शब्द नहीं होंगे ना, शब्दों का ऑर्डर पता नहीं होगा, वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाएगा। आपने देखे होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाक पटुता, बोलने की स्टाइल इतनी शानदार होती है, मन करता है कि घंटों तक हम उन्हें सुनते रहें। और कई लोग ऐसे होते हैं, ज्ञान तो खूब होता है लेकिन पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मुख्य परीक्षा में शब्दों का चयन बेहद जरूरी होता है। भले ही 250 शब्दों की बजाय आप केवल ही 200 शब्दों में आंसर दीजिए, लेकिन जो शब्द है ना, वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, ओरिएंटेड टू क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और हम जवाब क्या ही दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ साहब, मुद्दे पर आ जाओ। और याद करना, ये बात मैंने आपसे कह रखी है, मैं इस तरीके के लगभग आपको 100 मॉडल क्वेश्चन और उनके 100 मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर माँ शारदा की कृपा रही, परमात्मा की दृष्टि रही ना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो साहब, एक शिक्षार्थी के सामने जो सबसे पहला टास्क होता है ना, वो यही होता है कि हमें प्रश्न को समझना है, प्रश्न की डिमांड को समझना है। जब हमें यही नहीं पता है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न को समझने पर सबसे पहले बल दीजिए। जैसे साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र किस तरीके से अद्वितीय है, या अद्वितीय को हम यूं कह सकते हैं कि किस तरीके से अनोखा है, या हम यूं कह सकते हैं कि किस तरीके से स्पेशल है। प्रश्न आपसे यही पूछा है कि समाज शास्त्र में हम ऐसी कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं जो दूसरे विषयों में नहीं करते। भाई, ऐसी बातें जो समाज शास्त्र को खास बनाती है, उन सभी खास बातों का जिक्र आपको इस प्रश्न में करना था। एक फीमेल शिक्षार्थी जिनकी मैंने कॉपी देखी तो उन्होंने यहाँ पर समाज शास्त्र के जो स्कोप है ना, क्षेत्र, वो मेंशन कर दिए थे। जैसे सिंथेसिस मेंशन कर दिया, फॉर्मल मेंशन कर, वो नहीं करना था। अगर आप यहाँ पर केवल ही सिंपल विशेषताएं लिखते ना, तब भी वो आपका आंसर है वो एक्यूरेट हो पाता, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो समाज शास्त्र के विशेष क्षेत्र की बात कर रहा है, जिसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है ना, वो है कि समाज शास्त्र यूरोपीय ज्ञानोदय और प्रबोधन, सॉरी, ज्ञानोदय को ही बोलते हैं, प्रबोधन। समाज शास्त्र यूरोपीय ज्ञानोदय और पुनर्जागरण का उत्पाद के रूप में उभर कर आता है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर याद रखें, प्रश्न है ना, वो कई भागों में वर्गीकृत है। सबसे पहले तो हमें ज्ञानोदय के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एनलाइटनमेंट क्या है। और जिसके बाद में हमें पुनर्जागरण के बारे में पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, जो प्रश्न का अगला पार्ट है ना, मैं ये लिख देता हूँ, ये प्रश्न का जो अगला भाग है वो साथियों आलोचनात्मक परीक्षण की भी बात कर रहा है, दोनों पक्षों की बात कर रहा है कि आप इस बात का हवाला दीजिए। और ये बात तो हमें पता है कि समाज शास्त्र का जो उदय हुआ था वो यूरोप में ही हुआ था। तो समाज शास्त्र के उदय के लिए प्रबोधन काल और पुनर्जागरण दोनों का प्रमुख योगदान है। आप इसके समर्थन में भी
अपने मत प्रस्तुत करें और इसके विरोध में भी आप मत प्रस्तुत करें। यानी एक तरफ तो आपको वो बातें लिखनी है कि प्रबोधन और पुनर्जागरण की वजह से समाजशास्त्र आया, दूसरी तरफ आपको वो बातें लिखनी थी कि समाजशास्त्र को लाने में इनका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। आलोचनात्मक परीक्षण है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, फिर जिसके बाद में ये जो तीसरा प्रश्न है ना, तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके विचार से समाजशास्त्र के उदय में प्रबोधन के किन पहलुओं ने मार्ग प्रशस्त किया। यानी जो दूसरा प्रश्न है उसका ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। यानी हम एनलाइटनमेंट प्रबोधन काल की चर्चा करते हैं तो उसका क्या योगदान रहा जिसकी वजह से आज समाजशास्त्र हमारे बीच में आकर खड़ा हुआ है, या समाजशास्त्र का जो बेस है ना वो तैयार हुआ है। तीसरा प्रश्न ये पूछ रहा था। जिसके बाद में चौथा प्रश्न, समाजशास्त्र में घटनात्मक दृष्टिकोण, ये घटनात्मक दृष्टिकोण है ना, इसको प्रघटना शास्त्र भी बोल सकते हैं, है ना। और बोल क्या सकते हैं, बोलते ही हैं, इसको हम प्रघटना शास्त्र भी बोलते हैं। ये बात याद रखें, प्रघटना शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी, इसकी बात सबसे पहले मिस्टर एडमंड हसरेल करते हैं। सांटाना का नाम भी इनसे जुड़ा हुआ है, मिस्टर अल्फ्रेड सूट से हैं, उनका नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि समाजशास्त्र में घटनात्मक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद की बहुत सी पूर्व धारणाओं को अस्वीकार करता है या खारिज करता है। अब पता है दो शब्द निकल कर आए, एक तो फिनोमिनोलॉजी निकल कर आया और दूसरा शब्द है ना वो पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद निकल कर आया। समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रत्यक्षवाद की बात कौन करता है, मिस्टर ऑगस्ट काम्टे करता है, ठीक है। और जिसके बाद में अगर हम अगले फाउंडिंग फादर की बात करें तो प्रत्यक्षवाद की बात किसने की है, मिस्टर इमाइल दुर्खिम ने भी की है। ऑगस्ट काम्टे जो हायरार्की ऑफ साइंस की बात करता है, ठीक है ना। ऑगस्ट काम्टे जो चिंतन के 3 स्तरों की बात करता है, ऑगस्ट काम्टे जो प्रत्यक्षवाद की बात करता है। अगर हम दुर्खाइम की चर्चा करें तो दुर्खाइम ने भी सोशल फैक्ट वो प्रत्यक्षवाद से जुड़े हुए हैं, दुर्खाइम का मेथोडोलॉजी जो प्रत्यक्षवाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि स्टडी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का जो उनका अध्ययन है ना वो भी प्रत्यक्षवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के विचारक थे, चाहे ऑगस्ट काम्टे की बात करूं चाहे दुर्खाइम की बात करूं, इन्होंने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को जोड़ने का काम किया था। मतलब प्रमुख रूप से इन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञानों के जैसा कैसे बनाए। इन्होंने अपने मत प्रस्तुत करे, फिर जिसके बाद में फिनोमिनोलॉजी यानी प्रघटना शास्त्र निकल कर आया। प्रघटना शास्त्र ने जो प्रत्यक्षवाद है ना उसको खारिज कर दिया। किस तरीके से खारिज किया इसके बारे में हमें इस प्रश्न में टिप्पणी करनी थी 250 शब्दों में, ठीक है। और फिर जिसके बाद में पांचवा प्रश्न ये है, क्या समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि है, कॉमन सेंस है। अपने तर्क के समर्थन में कारण बताइए। अब ध्यान रखें यहां पर सामान्य बुद्धि को बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब ऐवे ही, अपन यूं कहते हैं अरे नहीं मैं तो वैसे ही। अब ये कॉमन सेंस कहां से आता है, कॉमन सेंस है ना जब समाज के वैल्यूज को देखते हैं, जब समाज की संस्कृति को देखते हैं, जब समाज की परंपराओं को देखते हैं, जब समाज के व्यवहार को देखते हैं, जब समाज की सभ्यताओं को देखते हैं ना, तो कॉमन सेंस है ना वो हमारे दिमाग में स्थापित हो जाता है। क्या आप इसका समर्थन करते हो या कॉमन सेंस को सिरे से खारिज करते हो। याद रखें समाजशास्त्र में दोनों चीजें है ना वो संतुलित रूप से पाई जाती है। कॉमन सेंस पाया भी जाता है और समाजशास्त्र है ना कॉमन सेंस को खारिज भी करता है। कॉमन सेंस जिसमें वैज्ञानिकता होती ही नहीं है, कॉमन सेंस होता है ना वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। कॉमन सेंस मतलब किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंटेंट ऐसा मान सकते हैं। जैसे 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 10 व्यक्ति की धारणाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हम पुलिस की चर्चा करें, अब कोई पुलिस वाला है वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं पुलिस को लेकर किस तरीके का दृष्टिकोण रखता हूं, दूसरा व्यक्ति किस तरीके से दृष्टिकोण रखता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पुलिस वाले को देख के ही भाग जाता है, हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो उससे अच्छा कन्वर्सेशन, दैट इज कॉमन सेंस। तो समाजशास्त्र क्या सामान्य बुद्धि है, कॉमन सेंस है। देखो हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स करना था, सिरे से खारिज नहीं करना था। ये बात तो हमें पता है कि समाजशास्त्र है ना अवलोकन
को काम में लेता है, समाजशास्त्र परीक्षण को काम में लेता है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक नियमों को काम में लेता है, समाजशास्त्र पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद को काम में लेता है। जब ये सारी की सारी वैज्ञानिक धारणाओं को समाजशास्त्र काम में लेता है तो कॉमन सेंस कहाँ से हुआ? लेकिन आंसर में हमें अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना था कि हाँ बिल्कुल समाजशास्त्र कॉमन सेंस है। दोनों चीजें रखनी है। 2-3 लाइनें हम कॉमन सेंस को क्रिटिसाइज कर देंगे और फिर हम कॉमन सेंस का समर्थन भी कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे, घर पे करने के लिए प्रश्न दिए थे। अब मैं इनका मॉडल आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, इनका मॉडल आंसर देखिए। ये भला हो टेक्नोलॉजी का, मैंने आंसर तैयार किए, अपनी राइटिंग में तैयार किए और टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरीके के टाइपिंग फॉर्मेट में मैंने तैयार कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने, इंटरनेट से अनावश्यक डाटाओं को मत उठाना। इंटरनेट पे सारी चीज़ है। अगर आप यूं कहोगे ना कि प्रश्न ये है 250 शब्दों में इसका आंसर दीजिए, इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें दे देगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत सारी चीज़ें दे देगा, लेकिन बहुत सारी में से हमें क्या क्या काम की उठानी है, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इतना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दे पाता। ठीक है ना? हाँ, समझ डेवलप करने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि घर पर काम करने के लिए मैंने दिया होगा, आप सबने काम किया होगा, प्रश्नों को मैंने समझा दिया। अब आपने जो लिखा है ना आंसर, उसको खोल लीजिए, मैं जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे समझ लीजिए, और साथ ही आप खुद के एग्जामिनर खुद बनिए। आप अपने पेपर में खुद त्रुटियां निकालिए कि मैंने गलती कहाँ की है। अगर आप ये चाहो कि मैं कॉपियां देखूं, संभव ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में कैसे ही चेक करें। अगर ऑफलाइन होते तो शायद ही मैं चेक कर पाता। ठीक है, चलो साहब, पहला प्रश्न ये था कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र किस तरीके से अद्वितीय है, व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, परीक्षा में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी प्रश्न होता है ना, प्रमुख रूप से 3 भागों में वर्गीकृत होता है। सबसे पहले भूमिका, इंट्रो। बहुत हद तक ये कोशिश करें कि इंट्रो में हम फैक्ट को शामिल करें। कम से कम 2 फैक्ट है ना हमारे इंट्रो में शामिल होने चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो। भूमिका में अगर जितने ज़्यादा फैक्टों का प्रयोग करोगे, एग्जामिनर होगा ना, जैसे ही आपके आंसर को देखेगा वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका लिखते हैं, फिर जिसके बाद में प्रश्न की मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी का मतलब है कि जो प्रश्न में पूछा गया है, और फाइनली उसका क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो देखो, पहले नंबर पर यहाँ पर ये भूमिका हो गई, फिर दूसरे नंबर पर यह आपका मेन बॉडी हो गया जो प्रश्न में पूछा गया है, और तीसरे नंबर पर यह आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हो गया। इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न है ना 3 भागों में वर्गीकृत है। ठीक है, मैं केवल 20 से 25 प्रश्न ही वीडियो बना के समझाऊंगा। 20 से 25 प्रश्नों में आपकी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। आ गया? 100 प्रश्न दूंगा, 100 मॉडल आंसर दूंगा, खुद के एग्जामिनर खुद बनिए और गंभीरता से कंसेप्ट समझिए। मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि जो प्रारंभिक एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम के लिए मैंने वीडियो और उनके नोट्स दिए हैं ना आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर, उनको अच्छे से पढ़ लेना, आंसर राइटिंग वहीं से होगी। अब देखो साहब, प्रश्न पूछा था कि समाजशास्त्र किस तरीके से अद्वितीय है। पढ़िए प्रश्न को। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र है ना, वो सामाजिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। केमिस्ट्री तो करता ही नहीं है, फिजिक्स तो करता ही नहीं है, राजनीति विज्ञान तो करता ही नहीं है, दर्शन शास्त्र तो करता ही नहीं है, भाई हिंदी साहित्य तो करता ही नहीं है, अंग्रेजी तो करता ही नहीं है, इन सारी चीजों का अध्ययन। हाँ ठीक है, रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन की बात पॉलिटिकल साइंस करता है, लेकिन सारे समाजों का अध्ययन नहीं करता, वो संस्कृति का अध्ययन नहीं करता, वो संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता। हो सकता है कि प्रोसेस का करता हो। तो ये ऐसी विशेषताएं हैं जो समाजशास्त्र को क्या बनाती है, अद्भुत बनाती है। अद्भुत का मतलब अद्वितीय बनाती है। फिर मैंने क्या किया, यहां पर समझिए, मैंने यहां पर ये फैक्ट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, मैंने तुरंत साहब एलएफ वार्ड, इसने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। आप चाहो ना तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो,
जैसे जो मेन कीवर्ड आते हैं ना, उनको आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। केवल ही एक पेन का यूज करें, बहुत हद तक आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रैंकफर्ट समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। फिर जिसके जस्ट बाद में फिर देखिए, जबकि मैंने यहां पर दूसरा फैक्ट प्रयोग किया मैकइवरे पेज का। मैकइवरे पेज यूं कहता है कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। दो फैक्ट हो गए, एलएफ वार्ड का फैक्ट हो गया, मैकइवरे पेज का हो गया। अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा, फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना कर दी। अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा इसका विषय क्षेत्र व्यापक होता है, समग्र होता है, विशिष्ट होता है। इसीलिए सोशियोलॉजी विशिष्ट विज्ञान नहीं है, स्पेसिफिक साइंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, जनरल साइंस है, यानी सामान्य विज्ञान है। इसीलिए हमारा समाजशास्त्र क्या है, अद्भुत है, यानी अद्वितीय है। अब आप देखो कितना प्यारा सार गर्भित इंट्रो बनाया, क्या इससे बेस्ट कोई इंट्रो हो सकता था। दो फैक्टों का प्रयोग कर दिया और 1 2 3 4 5 लाइनों में आपका इंट्रो बन गया। अब यहां पर हम मेन बॉडी में आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये मुख्य भाग होता है, ये जो प्रश्न में पूछा गया है ना, उसका मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग के समाजशास्त्र अद्वितीय है तो क्यों है, यहां पर ये जो है ना, ये आप चाहो तो इस हेडिंग को बीच में लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां पर लेफ्ट साइड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देना। ये मैंने इसको पॉइंट वाइज कर दिया कि समाजशास्त्र की होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्रवादी दृष्टिकोण। आप चाहो ना इस अंग्रेजी शब्द को प्रयोग भले ही नहीं कर सकते हो, इसको मत करना, क्योंकि एक भी किसी भी सब टाइटल में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो एक तो इसका होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हम सभी को इसमें शामिल करते हैं, इसीलिए ये अद्भुत है। दूसरा ये था कि सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो। ध्यान रखें, समाजशास्त्र में माइक्रो अप्रोच का भी अध्ययन किया जाता है और जिसके बाद में मैक्रो अप्रोच के साथ भी अध्ययन किया जाता है। यानी जब अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज हो तो वो क्या होता है, वृहद उपागम होता है, मैक्रो होता है। जब अध्ययन की उपाय केवल ही एक व्यक्ति हो, दैट इज माइक्रो। जैसे साथियों हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात करें, ये सारे के सारे माइक्रो में थे, ठीक है ना। जिसके बाद में हम मीड की बात करें, कूले की बात करें, ब्लूमर की बात करें, हम गॉफमैन की, ये सारे के सारे माइक्रो में थे। उसी तरीके से हम मिस्टर मार्क्स की बात करें, मिस्टर मार्क्स पूरे समाज की बात करता है, दुर्खिम पूरे समाज की बात करता है, ये किस में आ जाते हैं, मैक्रो में। तो हमारा समाजशास्त्र इसलिए अद्भुत है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों अप्रोच को काम में लेता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में अगला सामाजिक परिवर्तन का क्या करता है, वैज्ञानिक अध्ययन। इतिहास तो करता ही नहीं है, इतिहास तो वही गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का काम करता है, हिंदी तो करता ही नहीं है भाई, अंग्रेजी तो करता ही नहीं है। तो यहां पर सामाजिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें देखो यहां पर मैंने, हाँ फैक्ट की बात सुनिए, मैंने होलिस्टिक अप्रोच के लिए AGIL मॉडल है ना मिस्टर पार्सन्स का, इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। पार्सन्स का मैंने AGIL मॉडल का, आपको ये पता होना चाहिए कि पार्सन्स है ना संरचनात्मक प्रकार्यवादी एक विचारक था, सोशल सिस्टम पार्सन्स की किताब थी। पार्सन्स ने कहा कि समाज में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, समाज में जो ऑलरेडी फिक्स है ना, हमें उसी को फॉलो करना है। AGIL मॉडल की प्रत्येक समाज की एक व्यवस्था होती है, प्रत्येक समाज में एक संतुलित भाव होता है। A का मतलब एडेप्टेशन, G का मतलब गोल, I का मतलब इंटीग्रेशन, L का मतलब लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस। एडेप्टेशन अनुकूलन की क्षमता होती है समाज में, ऑटोमेटिक सारी चीजें है ना वो अनुकूलित हो जाती है, प्रत्येक का गोल होता है, लक्ष्य होता है और उनमें आपस में एकीकरण पाया जाता है। एल का मतलब लेटेंसी, यथा स्थिति या पैटर्न मेंटेनेंस। तो देखिए यहां पर मैंने एक ये दुर्खिम वाला फैक्ट यहां पर काम में ले लिया, दुर्खिम का सोशल फैक्ट, ठीक है। फिर जिसके बाद में AGIL मॉडल मैंने यहां पर ले लिया, जिसके बाद में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रियाएं मैंने यहां पर काम में ले ली, जिसके बाद में मिस्टर कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद माइक्रो मैक्रो काम में ले लिया, आगस्ट काम्टे का सोशल स्टैटिक सोशल डायनेमिक काम में ले लिया, एथन गिडिंस का स्ट्रक्चरेशन थ्योरी संरचनाकरण सिद्धांत काम में ले लिया, और हमारे समाजशास्त्र में अनुभवजन्य और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ये किसकी है, सी राइट मिल्स की है, ठीक है ना, जो अनुभवजन्य एम्पेरिकल अप्रोच की बात करता है, साथ ही वैज्ञानिक अप्रोच की बात करता है। अब आप देखो इसका मैंने निष्कर्ष लिख दिया, निष्कर्ष में लेटेस्ट मुद्दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर दिया, जो करंट में हो रहा है। मरा हुआ समाजशास्त्र निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, जो लेटेस्ट अभी हम डिजिटलीकरण का
मुद्दे पर अध्ययन करते हैं, हम वैश्वीकरण के मुद्दे पर अध्ययन करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हैं। अब आप देखो प्रश्न तो यही था ना। एक मिनट, लाइट चली गई सुबह से, है ना, गर्मी गर्मी लग रही है। प्रश्न तो यही था। अब इसमें फॉर्मल और सिंथेसिस, स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक, दुर्खिम, हाउस, गिन्सबर्ग, सोरोकिन, है ना, बोगल, बॉर्नविज, टॉनिस, सिमेल, इनका कहाँ आपको प्रश्न को क्यों इतना डिफिकल्ट बना दिया आपने? कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। ये यूपीएससी सिविल सारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये यूपीएससी के हैं ये प्रश्न, ठीक है। फिर देखो जिसके बाद में यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का प्रश्न है ये, है ना, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप अपडेट रहे होंगे तो, मैंने आंसर कॉपी नहीं किए हैं कहीं से, ठीक है, केवल प्रश्न है ना वो समझ डेवलप करने के लिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलो साहब, पहला प्रश्न हो गया। और फिर हाँ, अब दूसरे प्रश्न की तरफ आए। दूसरा प्रश्न ये था कि जो समाजशास्त्र है ना, यूरोपीय ज्ञानोदय, ज्ञानोदय को बोलते हैं प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, ठीक है, ज्ञानोदय को बोला जाता है प्रबोधन, है ना। जो समाजशास्त्र है ना, यूरोपीय प्रबोधन और पुनर्जागरण के उत्पाद के रूप में उभरा, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए या समाजशास्त्र के जन्म के लिए यूरोप में घटित प्रबोधन और 1350 से 1550 में घटित पुनर्जागरण, इनका प्रमुख योगदान है। सबसे पहले इस बारे में विचार प्रस्तुत करना था, और इनका योगदान बहुत कम है, इसके बारे में विचार प्रस्तुत करना था। अब देखो साहब, शुरुआती यहां पे करी है यूरोपीय ज्ञानोदय से, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी यूरोप में हुआ था 1838 में, ठीक है। 1838 को क्या बोला जाता है? 19वीं शताब्दी बोला जाता है। जब हम किसी को ईयर फॉर्मेट में लिखते हैं, शताब्दी में जब कन्वर्ट करते हैं ना, +1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1798 अगर हम लिख देना, अगस्त कामटे का जन्म 1798 में हुआ था, तो 17 में +1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1838 में समाजशास्त्र का जन्म हुआ, 18 में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। बहुत कॉमन चीजें हैं। समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ। अधिकांश समाजशास्त्री ये मानते हैं कि इसका विकास पुनर्जागरण और ज्ञानोदय, जिसमें औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख योगदान था। इसीलिए यूरोपियन ज्ञानोदय और पुनर्जागरण को समाजशास्त्र का प्रोडक्ट, समाजशास्त्र को इनका प्रोडक्ट या उत्पाद माना जाता है, ठीक है। अब देखो साहब, इसके पक्ष में, पॉजिटिव वे में, इसके पक्ष में आपको तर्क देने थे। पहला तर्क यह दिया था कि तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति। अगर तर्कवाद नहीं आता, आपको यह बात पता होना चाहिए कि प्रबोधन काल से पहले बाइबल का, या प्रबोधन काल में बाइबल का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जो धर्मगुरु होते थे ना, पोप, वो निरंकुश होते थे। जैसे हम लुई सोलवे की चर्चा करें, वो भाई साहब, उसके ऊपर धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो जनता का शोषण करता था, वो जनता को डराता था। देवीय सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित था। राजा का देवीय सिद्धांत, राजा का देवीय सिद्धांत ये कहता है कि मैं भगवान का स्वरूप हूं, मैं जो कहता हूं वो भगवान का आदेश होता है, आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। इस तरीके से धारणाएं थी। तो धर्म और परंपरा के स्थान पर बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद को स्थापित किया गया। ये प्रबोधन काल की चेतना की वजह से ही हुआ। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि प्रबोधन काल है ना, वो सबसे पहले पश्चिम यूरोप में आया। पश्चिम यूरोप में भी फ्रांस में आया, फ्रांस में भी पेरिस में आया, और पेरिस में भी पेरिस के सैलूनों से आया। तो ये सारी रामायण तो लिख ही नहीं सकता। शब्द सीमा है 250 शब्दों की, 250 शब्दों में ही लिखना है ना। तो धर्म और परंपरा के स्थान पर बुद्धि, विवेक और पॉजिटिज्म वाली अप्रोच, उसको स्थापित किया गया। आगस्ट काम्टे ने सोशल फिजिक्स और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का नियम दिया। देखो, 2 फैक्ट आ गए यहां पर। मैंने 2 फैक्ट इसलिए शामिल किए गए। और ध्यान रखें, अगर ज्ञानोदय नहीं आता और पुनर्जागरण नहीं आता ना, तो ना तो बुद्धि और ना प्रत्यक्षवाद आता। इसीलिए समाजशास्त्र क्या है? उनका प्रोडक्ट है,
ठीक है। फिर दूसरे बात मानवतावाद और औद्योगिकीकरण, है ना, मानवतावाद और औद्योगिकीकरण, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1798, है ना, सॉरी 1750 से 1760, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1798। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं आती, परिवर्तन ना होते और इन परिवर्तनों को सेंट साइमन ना देखता तो समाजशास्त्र अस्तित्व में आता? कदाचित नहीं आ पाता। लेकिन साइमन वगैरह हम क्यों ही लिखे? 250 शब्दों में आंसर देने हैं। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति नहीं होती, बोस्टल जेल को नहीं तोड़ा जाता, लुई 16वें को हटाया नहीं जाता, तो क्या परिवर्तन आ पाते? नहीं आ पाते। ठीक है। फिर जिसके बाद में औद्योगिक क्रांति, तो ये है ना कुछ कारण। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार, राइटिंग्स, प्रिंटिंग प्रेस, गैलीलियो, न्यूटन वगैरह, हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन हमें 250 शब्दों में लिखना है। तो ये तो है पक्ष में, ये तो है समाजशास्त्र के पक्ष में। उसी तरीके से हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये 250 शब्द में ही है, ध्यान रखना। मैंने MS वर्ड में काउंट किए हैं। दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो पक्ष में, एक विपक्ष में। ध्यान रखें कि भाई साहब ये विचारधारा है ना, वो बहुत ज्यादा यूरोसेंट्रिक है। ये क्लास में बताया है मैंने। ये क्लास में बहुत ज्यादा ये जो विचारधारा है ना, वो यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक अगर आपसे नहीं भी आता है ना, तो आप यूरोप केंद्रित कर देना। ठीक है। मतलब यूरोपियन लोग है ना, वो ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे यूरोप में लोग है ना आंदोलन नहीं करते, लोगों के चेतना नहीं आती, लोग है ना जो नई सोच डेवलप नहीं करते, हमारे यहाँ आविष्कार नहीं होते ना, तो समाजशास्त्र यानी समाज का अध्ययन है ना, यह अस्तित्व में नहीं आता। ऐसा कौन कहते हैं? यूरोप के लोग कहते हैं। यानी यूरोसेंट्रिक विचारधारा, इसकी आलोचना आप इब्न खालदून से कर सकते हो। ठीक है। एक उत्तरी अफ्रीका है ना, ध्यान रखें, उत्तरी अफ्रीका, उसमें एक देश है जिसका नाम है ट्यूनिस, है ना, एक देश है उसका नाम है ट्यूनिस। और ट्यूनिस में 1332 में, समझिए, ट्यूनिस में 1332 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था इब्न खालदून। और प्रबोधन काल कब आया? समझिए, प्रबोधन काल आया 19वीं शताब्दी में, है ना, 18वीं 19वीं शताब्दी में। और इब्न खालदून का जन्म कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। इब्न खालदून का जन्म कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। इमाइल दुर्खिम ने सोशल सॉलिडरिटी का सिद्धांत दिया था, सामाजिक एकता का। दो प्रकार की एकता बताई है इमाइल दुर्खिम ने, मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, सामाजिक एकता। लेकिन भाई इमाइल दुर्खिम से लगभग 500 साल पहले इब्न खालदून है ना अस्बिया की थ्योरी दे चुका था। अस्बिया को बोलते हैं सामाजिक एकता का सिद्धांत। तो यहां पर इब्न खालदून हमें लिखना था। इनकी किताब थी अल मुकदमा। ठीक है, इनकी बहुत फेमस किताब अल मुकदमा। तो ये बात फिर यूरोप के लोग कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक एकता का सिद्धांत हमारे दुर्खिम ने दिया? अरे भाई, सामाजिक एकता का सिद्धांत है ना जो अल खालदून भी दे चुका था, इब्न खालदून भी दे चुका था। तो इसीलिए एक पक्ष आपका ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति हुए थे रायविन कॉलेन। रायविन कॉलेन ने 2007 में, ये एक ऑस्ट्रेलियाई समाजशास्त्री है, ध्यान रखना, ये है ना, ये ऑस्ट्रेलियाई समाजशास्त्री हैं और इन्होंने साउथर्न थ्योरी दी है। इन्होंने भी कटाक्ष किया है, जो पश्चिम के समाज है ना उनका कटाक्ष किया है। और ये कहा है कि पश्चिम के समाज जैसा कहते हैं, वो सार्वभौमिक सिद्धांत देते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। ठीक है। जिसके बाद में, चलो ठीक है, रायविन कॉलेन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एडवर्ड सैड तो मैंने पढ़ाया है आपको, जिनकी किताब ओरिएंटलिज्म, फिलिस्तीन के रहने वाले थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म को बोलते हैं प्राच्यवाद। ठीक है। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, उत्तर उपनिवेशीवाद का सिद्धांत भी दिया था। तो इनका जो प्राच्यवाद का सिद्धांत है ना, उसमें भी जो पश्चिम के समाज या पश्चिम के विचारक है ना, अपने आप को सेंट्रल में रखते हैं। वो कहते हैं हम सिविलाइज्ड, हम सभ्य हैं, दूसरे देशों के असभ्य हैं। सबसे पहले उत्पत्ति ज्ञान की हमारे यहाँ से हुई है, बाद के देश है ना पूर्व वगैरह के हमें फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट आप मेंशन कर देना कि एक तो ये बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है, यूरोसेंट्रिक है या यूरोप केंद्रिक है, क्योंकि यूरोप के देश है ना वो अपनी विचारधारा थोपते हैं, साउथर्न थ्योरी कर देना।
ठीक है ना, अस्बिया, ये आप कर सकते हो। अगर आपको, ठीक है ना, इब्न खालदून नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो पढ़ा है, आपने फाहियान और हेनसान और इतिसांग तो पढ़ा है। फिर यूरोप के लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले ज्ञान हमारे यहाँ आया? अरे हमारे यहाँ प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, बहुत, सॉरी प्लेटो अरस्तु तो थे ही नहीं, हमारे पास कौटिल्य है ना, पतंजलि, हमारे यहाँ वेद बहुत पहले आ गए थे, हमारे यहाँ गीता का उपदेश है ना वो बहुत पहले आ गया था। तो यूरोप के लोग कैसे कह सकते हैं? तो ये है ना, ये यूरोसेंट्रिक विचारधारा है, यूरोप केंद्रित है, ठीक है। और फिर जिसके बाद में मैंने निष्कर्ष कर दिया है ना, ये आपका निष्कर्ष होगा। ये देखो, इसमें दोनों पक्ष हो गए। आपसे यही तो पूछा था, आलोचनात्मक परीक्षण भी पूछा था और समर्थन में पक्ष भी पूछा था, 2 प्रश्न हो गए। फिर जिसके बाद में अगला प्रश्न निकल कर आता है, हाँ, आपके विचार से समाजशास्त्र के उदय में प्रबोधन काल ने किन किन पहलुओं को मार्ग प्रशस्त किया? मतलब प्रबोधन काल की वजह से कौन कौन सी कंडीशन बनी जिसकी वजह से समाजशास्त्र है ना वो अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये देखिए, इस प्रश्न में भी मैंने खूब लगभग 7 से 8 फैक्टों का प्रयोग किया है और इसमें भी मैंने खूब फैक्टों का प्रयोग किया है। ये देखो, प्रबोधन काल, तर्कवाद, प्रबोधन काल नहीं आता तो तर्कवाद नहीं आता, है ना, वैज्ञानिक पद्धति नहीं आ पाती, स्वतंत्रता, समांतर अधिकार नहीं आ पाता, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता नहीं आती, प्रगति की जो अवधारणा है ना वो पैदा नहीं हो पाती। अब देखो साहब, इसमें न्यूटन और गैलीलियो, इनका मैंने प्रयोग कर दिया, मिस्टर काम्टे, इसका मैंने प्रयोग किया, लॉक, रूसो, वोल्टेयर, इसका मैंने प्रयोग किया, ठीक है ना। जिसके बाद में द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू का मैंने प्रयोग किया। ये सारे कंडीशन थी, ये सिचुएशन बनी जिसकी वजह से समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। और ध्यान रखना, सारी की सारी जो कंडीशन या परिस्थितियां बनी थी ना वो प्रबोधन काल की वजह से बनी थी। तो शुरुआत मैंने यही की है, 18वीं शताब्दी का प्रबोधन यूरोप का एक बौद्धिक आंदोलन था। इसको मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रबोधन है ना, इसकी प्रॉपर डेट नहीं है, 18वीं सदी भी इसमें सही है, मतलब ये प्रारंभ अवस्था थी 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, ठीक है। ये प्रबोधन काल से बहुत ज़्यादा प्रभावित वाला समय था, है ना। तो 18वीं शताब्दी का प्रबोधन यूरोप का एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव स्वतंत्रता, समानता और प्रगति पर बल दिया। इसने समाज को धार्मिक एवं पारंपरिक व्याख्याओं से मुक्त कर वैज्ञानिक ढंग से समझने की प्रेरणा दी, जिससे समाजशास्त्र के उदय की वैचारिक आधार भूमि तैयार हुई। ये कारण कर दिए, सबसे लास्ट में ये निष्कर्ष कर दिया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंट्रो हो गया, ठीक है। जिसके बाद में ये प्रश्न में पूछा गया है, ये मेन बॉडी हो गया, और फिर जिसके बाद में कंक्लूजन या निष्कर्ष हो गया, ठीक है। ये प्रश्न था, पिछला प्रश्न। तो इसमें ये इंट्रो, ये आपका क्या हो गया? भूमिका वाला मेन बॉडी इंट्रो हो गया, और ये आपका मेन बॉडी वाला पोर्शन हो गया, ये है ना, ये भी मेन बॉडी में ही आएगा, और जिसके बाद में ये आपका क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए। जिसके बाद में एक ये प्रश्न था, है ना, इसमें समझने की आवश्यकता थी कि समाजशास्त्र में घटनात्मक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद की बहुत सी धारणाओं को अस्वीकार करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्यक्षवाद पहले आ गया था समाजशास्त्र में, है ना, और घटनात्मक दृष्टिकोण यानी फिनोमिनोलॉजी है ना वो बहुत बाद में आया है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद की बात तो सबसे पहले दुर्खाइम और काम्टे ही करता है ना। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि प्रत्यक्षवाद है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये समझो, प्रत्यक्षवाद ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जो है ना घटना दृष्टिकोण फिनोमिनोलॉजी, ये क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। प्रत्यक्षवाद है ना वो टू द पॉइंट बात करता है, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक अप्रोच की बात करता है, लेकिन ये जो फिनोमिनोलॉजी है ना ये व्यक्तिगत चेतना की बात करता है। दो चीजें निकल कर आती है, एक तो फिनोमिनोलॉजी, एक एथनोमेथोडोलॉजी। मैं दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होता है फिनोमिनोलॉजी यानी प्रघटना शास्त्र, ठीक है, और एक होता है एथनोमेथोडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान, है ना। फिनोमिनोलॉजी मिस्टर हसरेल इसके फाउंडर माने जाते हैं, मिस्टर सांत्याना और मिस्टर सूट्स, और इसके माने जाते हैं हैरोल्ड गॉरफिंकल। प्रकट मतलब हैरोल्ड गॉरफिंकल तो यूं कहता है कि कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है ना, वो क्रिया क्यों कर रहा है
है ना। व्यवहार को जो मीनिंग दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, और प्रकटना शास्त्र यूं कहता है कि व्यक्ति की जो चेतना बनती है ना, व्यक्ति की जो समझ बनती है, किसी के बारे में व्यक्ति की जो धारणा बनती है ना, वो धारणा किस तरीके से बनती है। इन दोनों में जो मूल अंतर है वो मूल अंतर यही होता है। अब देखो साहब, हम ये हमारा पहला पोर्शन हो गया, इसका भूमिका लिख दिया, जिसके बाद में मेन बॉडी ये हो गया कि भाई साहब ये जो प्रत्यक्षवाद है ना, ये वस्तुनिष्ठता की बात करता है। वस्तुनिष्ठ यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामाजिक तथ्यों की बात किसने की है, दुर्खिम ने की है। जबकि याद रखें कि ये जो फिनोमिनोलॉजी है ये सोशल कंस्ट्रक्शन यानी सामाजिक निर्माण की बात करता है। प्रत्यक्षवाद तो यूं कहता है कि एक प्रॉपर नियम होते हैं, प्रॉपर फॉर्मूले होते हैं, सारा है ना एक सिस्टम होता है। जबकि फिनोमिनोलॉजी यूं कहता है कि व्यक्ति जैसा अनुभव करता है। देखो मैंने यहां पर सूट्स को एग्जाम्पल में ले लिया। सूट्स के अनुसार सामाजिक वास्तविकता बाहर की नहीं है, सामाजिक वास्तविकता ऐसी नहीं है जो ऑलरेडी किसी ने डिजाइन कर रखी है। प्रत्येक सामाजिक वास्तविकता में दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये पेन है, अब मुझे ले लीजिए, मेरे बारे में 10 लोग क्या सोचते हैं, अगले 10 लोग क्या सोचते हैं अगले। भाई अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता तो सारे लोग एक जैसा सोचते ना, लेकिन फिनोमिनोलॉजी यूं कहता है कि सबका नजरिया अलग अलग होता है। लाइव्ड एक्सपीरियंस है ना, ये इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करता है, ये लाइफ वर्ल्ड की बात करता है, जीवन जगत की, यानी व्यक्ति जैसा अनुभव करता है, खुद महसूस करता है और फिर वो क्या करता है, नजरिया तैयार करता है। तो एक तो इस वजह से यहां पर खंडन करता है, फिनोमिनोलॉजी है ना वो प्रत्यक्षवाद की धारणा को अस्वीकार करता है। दूसरा, सक्रियकर्ता बनाम निष्क्रिय पात्र। याद रखें, पॉजिटिज्म यानी प्रत्यक्षवादी विचारधारा है ना, उसमें व्यक्ति डेड हो जाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान नचाती जाएगी, वो नाचता जाएगा। लेकिन फिनोमिनोलॉजी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति है ना वो खुद ही प्रैक्टिकल करता भी खुद ही होता है, खुद के ऊपर ही प्रैक्टिकल करता है, महसूस भी खुद ही करता है ना, सारी चीजें वो खुद ही करता है, मतलब इसमें एक्टिव रहता है। ठीक है। फिर जिसके बाद में प्राकृतिक मॉडल का विरोध, फिनोमिनोलॉजी है ना प्राकृतिक मॉडल यानी विज्ञान का विरोध करता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, विज्ञान का विरोध करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक, ध्यान रखें, ये जो है ना प्रत्यक्षवाद ये मात्रात्मक होता है, और जबकि ये जो फिनोमिनोलॉजी है वो क्या होता है, गुणात्मक। गुणात्मक यानी मनोभाव का अध्ययन किया जाता है, विचारकों का अध्ययन किया जाता है, प्रतिमान और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे बिंदु हैं, पढ़ लेना आप इनको, मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, पढ़ लेना, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि फिनोमिनोलॉजी प्रत्यक्षवाद की धारणा को अस्वीकार करता है। ठीक है। फिर ये लास्ट का प्रश्न दिया था मैंने कि क्या समाजशास्त्र कॉमन सेंस है। याद रखें, समाजशास्त्र, अवलोकन, परीक्षण, इनका सबका अध्ययन किया जाता है, लेकिन हमें पक्ष में तर्क देना था। बिल्कुल साहब, कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस कहाँ से आते हैं, दैनिक जीवन के अनुभवों से कॉमन सेंस आते हैं, परंपराओं से आते हैं, सामाजिक व्यवहार से कॉमन सेंस निर्मित होते हैं। ये सारे के सारे हैं। जैसे दैनिक जीवन से संबंधित समाजशास्त्र परिवार का अध्ययन करता है, विवाह का अध्ययन करता है, जाति शिक्षा इत्यादि का अध्ययन करता है, और इन्हीं से व्यक्ति जुड़ा रहता है, दैट इज कॉमन सेंस। सामान्य अनुभवों का अध्ययन करता है, व्यवहारिक उपयोगिता का अध्ययन करता है, सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करता है, सामान्य बुद्धि का वैज्ञानिक परिष्करण करता है। ठीक है। अब देखो साहब, मैंने दोनों चीजें लिखी है, ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया तो कॉमन सेंस कैसे हुआ। ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद पर बल दिया तो कॉमन सेंस कैसे हुआ। लेकिन पीटर एल बर्जर, सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात करते हैं, पीटर एल बर्जर के अनुसार समाजशास्त्र सामान्य प्रतीत होने वाली घटनाओं के पीछे छिपी सामाजिक वास्तविकता को उजागर करता है। विज्ञान तो जैसा दिखाएगा वैसा देखेंगे, लेकिन कॉमन सेंस में हम ये देखेंगे कि आखिर व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, उसका व्यवहार इस तरीके से निर्देशित किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, है ना। तो दोनों चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी, पक्ष में भी तर्क रख दिया कि कॉमन सेंस क्यों है, कॉमन सेंस क्यों नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि पॉजिटिव वे में मैंने रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है। निष्कर्ष में, अतः समाजशास्त्र को सामान्य बुद्धि का परिष्कृत, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है। ये सामान्य अनुभवों को प्रमाण तर्क अनुसंधान के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान में परिवर्तित कर समाज को अधिक यथार्थी रूप में समझने की क्षमता प्रदान करता है। ये लो साहब, आपका जो है ना ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है। सबसे पहला टास्क, अब सुनो साहब, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके कुछ डाउट होंगे। जैसे साथियों, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये नंबर है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है ना, आप कर लेना। अब आपके डाउट ये होंगे कि गुरुजी आपने तो पता नहीं कितना ही समय लिया होगा इनको लिखने में, है ना। बिल्कुल समय लिया है, मैं स्वीकार करता हूँ। घर पे आंसर राइटिंग करना, पढ़ाना और एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग करना, मानसिक दबाव रहता है, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये उत्कृष्टता की पराकाष्ठा, बेहतर और बेहतरीन। अगर आप ऐसा ना लिख पाओ, ठीक है ना, इसका अगर आपने 60 to 70% भी लिख दिया ना, फिर भी आपका सिलेक्शन है। एक तो घर बैठे सोच सोच के लिख रहा है, एक प्रश्न आपको वहाँ 18 मिनट में ही करना है ना। लेकिन अभ्यास करोगे, क्लासेस देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, तो चीज़ें कोई भी असंभव नहीं है। सारी चीज़ें क्लास से ही हैं। एक दो नई चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ शामिल, जैसे इब्न खालदून का मैंने असबी हवाला शामिल किया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलियाई विचारक का मैंने शामिल किया, है ना, और जिसके बाद में अल-मुक़द्दम मैंने किताब शामिल किया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट हैं, वो आप यहाँ से समझ लेना। दूसरा, कॉपी मत करना। ये जो मेरी आंसर राइटिंग है इसी की कॉपी करो, क्योंकि प्रश्न तो यही आने हैं, प्रश्न तो यही आने हैं, ये और कह देता हूँ, है ना। 100% में से ही आने हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग कर लेना आप। बाकी खूब पढ़ें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।